अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल के लिए पाकिस्तान में हम उसकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसको फाइल किस तरीके से कर सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल को हम टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ यानी कि एफबीआर के साथ रजिस्टर किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास इंडिविजुअल्स किन किस्म के होते हैं, किन टाइप्स के होते हैं, लोग किस किस्म के होते हैं, ताकि उस आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपने अपनी रिटर्न को किस तरीके से सबमिट करना है। और लास्टली हम ये देखेंगे एक्चुअल में कि हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जो है वो फाइल किस तरीके से करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इंडिविजुअल्स जो हैं वो किन किस्म के होते हैं, डिफरेंट लोग जो हैं वो किस तरीके के होते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है सैलरीड इंडिविजुअल की, यानी कि वो लोग जो कि काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कहीं पे और सिंपली जॉब करके जो है वो अपनी एक मंथली इनकम उसको जनरेट कर रहे हैं। सेकंड है हमारे पास बिजनेस इंडिविजुअल, यानी कि वो लोग जो कि बिजनेसेस से, स्मॉल बिजनेसेस से अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, बिजनेसेस जो है वो उनके नाम पर हैं, उनको वो किस तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरीके से अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टी इनकम, यानी कि वो लोग जो प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके इस तरीके से उस पर जो है वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। कैपिटल गेन, यानी कि किसी भी एसेट्स, खवा वो व्हीकल्स हो, गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टी है, उनको परचेज करके और लेटर किसी डेट पे उसको सेल आउट जब करते हैं तो जो उनको गेन आता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं, जो उन्हें प्रॉफिट होता है बेसिकली। अगर उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर फॉरेन इनकम है किसी की, लेट्स से आप फ्रीलांसर्स हैं, आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जो अपनी फॉरेन इनकम उसको जनरेट कर रहे हैं तो आप उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको हमारे टैक्स वाली पॉइंट्स वाली वीडियो याद हो तो उसमें हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बात की थी। अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है लेकिन उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पाकिस्तान की है तो वो कैसे फाइल करेगा। और अगर उसकी इनकम जो है वो पाकिस्तान की नहीं है, विदाउट पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो कैसे जो है उसको फाइल करेगा। तो चलते हैं अपने ऑनलाइन स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहले हम अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम अपनी फाइलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को टैक्स अथॉरिटीज़ यानी कि एफबीआर के साथ रजिस्टर करने के लिए आपने सिंपली अपने वेब ब्राउज़र पे जाना है। यहाँ पे आपने एफबीआर टाइप करना है। सबसे पहला रिजल्ट जो आपको नज़र आएगा वो fbr.gov.pk का होगा। आप चाहें तो इस लिंक को डायरेक्ट सर्च करके भी इस लिंक पे जा सकते हैं। सिंपली इसको आप ओपन करेंगे और आप एफ की मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और ऑनलाइन सर्विसेज में आप इनकम टैक्स आयरस पे क्लिक करेंगे। ये बेसिकली आपको आयरस के एक प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा जो कि एफ ने डिज़ाइन किया है, जहाँ पे हम न्यू पर्सनस या इंडिविजुअल्स को रजिस्टर कर सकते हैं और उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है एनुअली उसको फाइल कर सकते हैं। नया रजिस्टर करने के लिए सिंपली हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास चंद चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल। याद रहे मोबाइल नंबर जो है वो आप जिस आईडी कार्ड पे रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो मोबाइल नंबर उस आईडी कार्ड पे पहले से रजिस्टर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके प्रीफिक्स यानी कि मेल फीमेल मिस्टर क्या है, नेम में यहाँ पे टाइप करता हूँ और इसके बाद नंबर जो है उसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ और इसी नंबर को आपने दोबारा से यहाँ पे टाइप इन करना है। चाहिए मुझे जितनी ऑप्शंस आपके पास, मैं फॉर एग्जांपल जो है आपको यहाँ पे ये डिस्कस करा रहा हूँ। और यहाँ पे ईमेल भी जो है आपने सेम अगेन जो है आपने रिकॉर्ड करनी है। रीज़न ये आपसे दो दफ़ा नंबर और ईमेल इसलिए पूछ रहा है ताकि आप एक्यूरेट या करेक्ट नंबर और ईमेल दें। उसकी रीज़न ये है कि आपको ये इस फॉर्म की कंप्लीशन पे दो पिन कोड्स सेंड करेगा जो कि आपने एंटर करने होंगे इस फॉर्म में। एक आपके नंबर पे आएगा और एक जो है वो आपके ईमेल पे आएगा। तो मेक श्योर आपने जो है सही नंबर और सही ईमेल दिया हो और अगेन नंबर जो आप प्रोवाइड करेंगे वो इस आईडी कार्ड पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है वो है आपके एड्रेस इन्फॉर्मेशन। एड्रेस इन्फॉर्मेशन क्या है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, ये जो एड्रेस आपका है वो एड्रेस क्या है। बेसिकली सबसे पहले रेजिडेंशियल जगह है, कमर्शियल जगह है, क्या है। सो लेट्स से रेजिडेंशियल जगह है, उसकी फॉर्म क्या है, हाउस है, होम है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, क्या है। सो लेट्स से हम कहते हैं हाउस है। मेजरमेंट यूनिट्स इसके क्या हैं, स्क्वायर मीटर्स में है, कनाल्स में है, मल्लाज में है। सो लेट्स से हम कहते हैं कि मल्लाज में है एंड लेट्स से इसकी जो एरिया है वो 10 मरलेस का है। एड्रेस बेसिकली वो आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो हाउस नंबर 15C, स्ट्रीट ABC, ठीक है। एरिया लोकेलिटी जो भी जो हम वो कहते हैं एरिया
XYZ, और यहाँ से आप सिंपली अपनी सिटी जो है उसको सर्च करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पोर्टल ओपन होगा और यहाँ पे आप सिटी का नाम जो है वो टाइप करेंगे। अब जैसे ही आप इसको टाइप करके सर्च करेंगे तो उस सिटी के डिफरेंट एरियाज जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। जो आपका रेलिवेंट हो उसको आप सेलेक्ट कर लें। लेट्स से हम रावलपिंडी मेन जो है वो सिटी और मेन डिस्ट्रिक्ट में हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी वो सेम हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद सिंपली आपने सेलेक्ट करना है कि आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं या रेंट पे है या लीज पे है, तो जो भी ऑप्शन आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसके लिए ओनर करते हैं और आपका इस प्रॉपर्टी में कितने परसेंट जो है वो ओनरशिप है। लेट्स से आपकी अपनी ओन्ड प्रॉपर्टी है तो 100% ओनरशिप आपकी है। अगर आपके वालिद साहब की है और आपकी वालिद साहब की उस प्रॉपर्टी में 2, 3, 4 जितने बंदे हिस्सेदार हैं तो उस हिसाब से आप अपनी परसेंटेज जो है वो निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं 25% जो है इस बंदे की यहाँ पे इसमें शेयर है। इसके बाद सिंपली आपने इस कैप्चा कोड को यहाँ पर लिखना है और सबमिट करना है, तो फ़ौरन ही आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगी। एक ऑप्शन में वो आपसे कहेगा कि जो आपके मोबाइल नंबर पे पिन कोड आया है वो एंटर करें, दूसरी ऑप्शन में जो आपके ईमेल पे पिन कोड आया है उसको आप यहाँ पे एंटर करें। जैसे ही उसको आप एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और आपको एक ईमेल भी आएगी और मैसेज भी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे कुछ इस तरीके का, जिसमें वो आपको पासवर्ड, आपका 4 डिजिट पिन और रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका आईडी कार्ड नंबर होगा बेसिकली वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो बेसिकली ये आपने चीज़ें यूज़ करनी है लॉग इन करने के लिए अपने FBR के अकाउंट में। अब पिन जो है वो हम लेटर ऑन देखेंगे कि पिन हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट क्रिएट करते हुए आपने कोई भी पासवर्ड क्रिएट नहीं किया था, पासवर्ड आपको FBR ऑटोमेटिकली खुद से भेजेगी। इसके बाद जब आप अपने आयरिस के पोर्टल पे आएंगे तो सिंपली आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर नॉर्मली वही जो आपका आईडी कार्ड नंबर होगा जो आपको ईमेल में आया है, और आपका पासवर्ड जो कि आपको ईमेल और मैसेज में रिसीव हुआ होगा। सिंपली आप इसे यहाँ पर टाइप इन करें और यहाँ से अपने अकाउंट के अंदर आप लॉग इन कर लें। कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपको नजर आएगा आपके आयरिस के प्लेटफॉर्म के अंदर। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, वो है फॉर्म 181। वो कंप्लीट करना आपके लिए लाजमी है, तब आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा और आप इस काबिल होंगे कि आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर सकें। फॉर्म 181 को एक्सेस करने के लिए सिंपली आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे आना है और इसमें जो दूसरी ऑप्शन है आपके पास फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे सबसे पहली चीज़ आपने अपना पीरियड इनपुट करना है, और मेरे पास ये फॉर्म पहले से ड्राफ्ट में मौजूद है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके का नजर आएगा। इस फॉर्म को ओपन करने के बाद आपके सामने आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो नॉर्मल करंट ईयर है आप कब से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि टैक्स ईयर में हमारा 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक ही होता है। ये डिटेल्स जो है ये नादरा से फेच करेगा और आपको यहाँ पे चेक करवाएगा, और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस जो है आपने एक बार री एंटर यहाँ पे ज़रूर करना है। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है वो है आपने ऐड करना है अपना प्रॉपर्टी एड्रेस। अगर आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करें तो जो एड्रेस डिटेल आपने फॉर्म रजिस्टर करते हुए लिखी थी वो बेसिकली आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। अगर वो यहाँ पे शो ना हो रही हो तो आप नया एड्रेस ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने प्लस पे क्लिक करना है और इसके बाद हमें कुछ सेम ऑप्शंस मिलेंगी जो कि हमने अपना फॉर्म रजिस्टर करते हुए जो वो इन्फॉर्मेशन डाली थी। जैसे कि हमारे पास टाइप क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसकी फॉर्म क्या है, हाउस, फ्लैट या क्या है, उसके मेजरमेंट यूनिट्स जो है वो जनाब मान कितने हैं और उसका एरिया कितना है। उसके बाद आप उसका एड्रेस, कुछ भी जो है आप एक्चुअल एड्रेस लिखें, मैं यहाँ पे जो है वो जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग जो है वो इसको यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। एरिया XYZ कुछ भी एनीथिंग आप यहाँ पे जो कि एक्चुअल आपकी है आप उसे लिखें। आप जो अपनी सिटी है उस सिटी को अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लेट्स से मेन रावलपिंडी ही सिलेक्ट करते हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट आ गई। कैपेसिटी में हमारे पास ओनर या क्या है, सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम चीज़ें हैं जो कि हमने पहले यहाँ पे रिकॉर्ड की थी। सिंपली इसको रिकॉर्ड करने के बाद आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास यहाँ पे नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप एक या एक से ज़्यादा एड्रेसेस को भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर तो आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आप बिजनेस इंडिविजुअल नहीं है, तो आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और आप सिंपली सबमिट के निशान पे इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स और अपने बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह इसको सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद ये आपका जो है
ड्राफ्ट से निकल के आपका कुछ देर तक आउटबुक्स में रहेगा और उसके बाद आपका कंप्लीटेड टास्क में रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब लेट्स से हम बात करते हैं कि आप एक बिजनेस इंडिविजुअल हैं और आपने जब अपना फॉर्म सबमिट कर दिया इनिशियली, उस टाइम पे लेट्स से आप बिजनेस इंडिविजुअल नहीं थे, आप एक सैलरीड पर्सन नहीं थे, लेकिन अब आपने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं इस फॉर्म को दोबारा किस तरीके से जो है एक्सेस कर सकता हूँ? उसके लिए सिंपली आपने रजिस्ट्रेशन पे जाना है और ये फॉर्म 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन जो है, बेसिकली मॉडिफिकेशन का फॉर्म जो आप यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे और आपके पास जो है कुछ इस तरीके का फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपने सिंपली बिजनेस में आना है और यहाँ पे बिजनेस में आपने अपने बिजनेस की डिटेल्स को ऐड करना है। अगर पहली रजिस्ट्रेशन करते हुए भी आपका बिजनेस था तो आप उसी वक्त इस बिजनेस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से जब आपने अपना अकाउंट रजिस्टर किया और स्टार्ट में आपका बिजनेस नहीं था और लेटर ऑन आप अपना बिजनेस ऐड करना चाहते हैं तो आप इस मॉडिफिकेशन के फॉर्म को यूज करके अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो है उसको ऐड कर सकते हैं। बिजनेस ऐड करने के लिए सिंपली आपने इस प्लस के निशान पे यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले वो आपके बिजनेस का नेम पूछेगा, मैं लेट्स से कहता हूँ ABC एंटरप्राइजेस, और एक्विजिशन डेट यानी आपने इस बिजनेस को एक्वायर कब किया, मैं जो है 1 जैन जो है यहाँ पर रखना चाहूँगा 1 जैन 23 को। कैपेसिटी कि ये आप इसके ओनर हैं या क्या मामला है, हम इसके यहाँ पे ओनर डालते हैं। और इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद आपने कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो रिकॉर्ड करनी है कि बेसिकली आप इस ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे कि आपका बिजनेस जो है वो किस टाइप का है, किस सेक्शन में है या क्या करता है। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी को आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, मेरा प्रिंसिपल बिजनेस है। इसके अलावा हमारे पास कुछ सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की ऑप्शन है, इसको आप बेशक अनचेक रहने दें। इसके अलावा सेक्शन में आपने बेसिकली आपका बिजनेस किस डिवीजन में है या आपका बिजनेस क्या काम करता है, आपने बेसिकली वो यहाँ पे सर्च करना है और उसको सेट करना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम जिसका बना रहे हैं वो है एक होटल है, हम इसको सर्च करेंगे तो हमारे पास कुछ होटलिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट, फूड और केटरिंग की ऑप्शन आ रही है। ये हमारी रेलिवेंट ऑप्शन है। बाकी तमाम जो है वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएंगी। और आपने ये बिजनेस स्टार्ट कब किया, एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि जब हमने जिस डेट को इसको एक्वायर किया था हमने उसी डेट को इसको स्टार्ट कर दिया। ये करके आप ओके पे क्लिक करें और सिंपली इसके बाद आप यहाँ इस पे जो है ओके पे क्लिक कर दें। अब आपने अपना बिजनेस जो है वो इसमें रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन इस बिजनेस के साथ आपने अपने बिजनेस का एड्रेस जो है उसको आपने लिंक लाजमी करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली अपने इस बिजनेस के एंड पे आपको प्लस का निशान नजर आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे ये कहेगा कि आप कोई एड्रेस दें। एक एड्रेस अगर आपको याद हो तो हमने जब हम अपने आप को रजिस्टर कर रहे थे उस वक्त हमने डाला था, अगर तो एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप ऐड अदर प्रॉपर्टी पे क्लिक करें और बाकी सारा फॉर्म जो हमारे पास यहाँ पे जो है वो सेम है। लेट्स से हम कहते हैं जी ये कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, ये फॉर्म जो है इसकी ये होटल है, ठीक है। मेजरमेंट यूनिट्स इसका जो है वो लेट्स से हम 5 पर लेयर्स में डाल देते हैं, बड़ा होटल है हमारा। अगेन यहाँ पे ABC जो भी इसकी है डिटेल्स, एड्रेस वगैरह जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिटी हम अपनी जो रेलिवेंट है उसी को सिलेक्ट करते हैं। सिटी को हम दोबारा से यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम अपनी सिटी रेलिवेंट सर्च करते हैं, वो सिटी और उसके अंदर की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। जहाँ पे आपका बिजनेस है आप उसे सिलेक्ट करें, आप इसके ओनर हैं या रेंट पे हैं आप इसको क्लिक करें और आपका इसमें शेयर जो है वो कितना है। लेट्स से मैं इसको अपनी परसेंटेज को 25% करता हूँ, सिंपली आप इसको ओके पे क्लिक कर दें। और अब ज़ाहिर है ये एड्रेस आपके पास नज़र आ रहा होगा, आप इस एड्रेस को चेक कर दें और ओके कर दें। आपका एड्रेस यहाँ पे इसके साथ लिंक हो चुका है और अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको इसका एड्रेस, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये फॉर्म इसकी है, ये इसका एड्रेस है और ये तमाम डिटेल्स है। इसके बाद आपने एक छोटा सा काम और करना है, अपना एड्रेस ऐड करने के बाद आपने सिंपली इस प्रॉपर्टी की टैब पे जाना है और न्यूली एडेड एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। जो आप एड्रेस आपने ऐड किया है उसको भी आप यहाँ से जो है चेक मार्क कर दें, अदरवाइज आपका ये फॉर्म 181 सबमिट नहीं होगा। किसी भी बिजनेस इंडिविजुअल को रजिस्टर करने के लिए आपको 2 चीज़ें और जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी। एक है बिजनेस एग्रीमेंट, यानी कि अगर आपने बिजनेस अपना किसी रेंटेड प्रॉपर्टी पे स्टार्ट किया हुआ है तो जो उसका रेंट एग्रीमेंट है वो, अगर आप उस जगह के ओनर हैं तो जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं वो। सेकंड है आपकी बिजली का बिल, वो आप ऐड करेंगे अटैचमेंट्स में जाके।
अटैचमेंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एविडेंस विद 181 फॉर्म, ऑब्वियसली ये फॉर्म तो हम जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ये फॉर्म इटसेल्फ है। सेकंड है एविडेंस ऑफ टेनेंसी, यानी कि अगर आपने जो जगह जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उस पर रेंट एग्रीमेंट जो है आपका वो, या अगर आप उस जगह के ओनर है तो आपके पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसे आप यहाँ से अटैच करें। और उसके अलावा आप यहाँ पे इसको अपनी फाइल को सर्च करके उसे अटैच करें। और उसके अलावा आपने उस अपनी बिजनेस प्रेमिसेस का बिजली का बिल जो कि 3 महीने से पुराना ना हो उसे भी यहाँ पे सिंपली प्लस करके और यहाँ से प्लस पे ऐड करके अटैच करना है। किसी भी बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए ये बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन जो है आपके लिए लाजमी है। तो किसी भी सैलरीड इंडिविजुअल के लिए अगर हम इसको क्लोजअप करें तो हमें चाहिए उसकी पर्सनल डिटेल्स, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल्स के लिए वही है। अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो आपको बिजनेस को आपने ऐड करना है और बिजनेस के साथ आपको एग्रीमेंट या ओनरशिप, दोनों में से कोई एक चीज़ जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, और 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए कोई आपका बिजली का बिल, 3 महीने या उससे जो है कम अरसे का जो आपका बिजली का बिल वो होना चाहिए, वो अपने यहाँ पे अटैच करना है। इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद एक चीज़ और क्विकली देख लेते हैं, वो है कि अगर लेट्स से मेरे पास एक से ज़्यादा बिजनेसेस हैं, मैं एक बिजनेस इंडिविजुअल हूँ जो कि मल्टीपल बिजनेस करता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको ऐड करके अपना एक बिजनेस जो है वो और ऐड कर सकता हूँ। एक्विजिशन डेट हम 1 मार्च कर देते हैं, कैपेसिटी भी हम इसकी सर्च कर देते हैं, प्रिंसिपल एक्टिविटी है ये हमारी, और होटलिंग ही है। लेट्स एग्जांपल के लिए मैं इसको सर्विसेज को सिलेक्ट कर देता हूँ और 1 मार्च को ही हमने इसे एक्टिव किया, ओके किया, ये मेरा बिजनेस यहाँ पे आ गया। इसका मैं एड्रेस जो है वो ऐड करता हूँ और लेट्स से मेरा इसका एड्रेस सेम है जो कि मेरे दूसरे बिजनेस का है। तो अब जब मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे उस बिजनेस का एड्रेस जो है वो नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से आप मल्टीपल बिजनेसेस को भी ऐड कर सकते हैं। वंस आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाए आपने सिंपली जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका ये फॉर्म जो है ड्राफ्ट से निकल के कुछ देर के लिए आउटबॉक्स में आ जाएगा और उसके बाद आपके कंप्लीटेड टास्क में यहाँ पे आपको जो है ये नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म इस तरीके से फॉर्म 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल वॉलंटरली यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इसका मतलब कि आपका ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने एक इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न को फाइल करना है तो उसको फाइल हम किस तरीके से कर सकते हैं। याद रहे कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो टैक्स ईयर है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून ईच ईयर होता है। फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023। तो इसके लिए सिंपली आपने अपने IRS अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपने सिंपली डिक्लेरेशन पे आना है। यहाँ से आपने सेकंड कॉलम में नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहली जो चीज़ आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है वो है आपका पीरियड। आप इस पीरियड पे क्लिक करें और अपना टैक्स पीरियड अगर हम 2022 लिखेंगे तो इसका मतलब है 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक। इसको लिखने के बाद सिंपली आप यहाँ पे सर्च करें, आपको ऑटोमेटिकली स्टार्ट और एंड डेट दे देगा। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस आपको अलाउ करता है कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, बिजनेस इंडिविजुअल हैं, या प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर रहे हैं, कैपिटल गेन से आपको इनकम जनरेट कर रहे हैं, या अगर आपकी फॉरेन इनकम है तो आप इस तमाम तर को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी हम ऐसा देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स के लिए हम कहाँ पे क्या चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन पे आना है। उसके अंदर सैलरी में आपके पास कुछ ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपकी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी जो है ये हाईलाइट यहाँ पे नहीं हुई भी होगी। इसकी रीज़न है कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते, कि टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं और याद रहे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो आपकी एनुअल अमाउंट्स होंगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसकी एनुअल सैलरी जो है वो 6 लाख है और सिंपली इसको यहाँ पे करने के बाद आप एंटर पे क्लिक करें या टैब पे क्लिक करें और इसको सिस्टम में रिकॉर्ड करने के लिए सिंपली आपने जो है कैलकुलेट पे क्लिक करना है। याद रहे जब भी आप कोई फिगर या अमाउंट टाइप इन करेंगे तो उस रेलिवेंट सेक्शन में आप जब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसका टोटल या उसकी जहाँ पे उसकी अमाउंट जानी है वो वहाँ पे चली जाएगी। इस तरीके से आपके पास अगर आपको कोई अलाउंसेस मिलते हैं, आपको कोई एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट होती है या कोई भी और चीज़ें हैं जो कि आपकी सैलरी से रेलिवेंट है, उसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी भी सैलरीड इंडिविजुअल के लिए इसके अलावा आपने अपनी जो मेन एक चीज़ रिकॉर्ड करनी होती है वो होती है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है और उसमें हमने क्या रिकॉर्ड ऐड करने होते हैं ये हम आगे चल के इस वीडियो में देखेंगे। अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी से अपनी कोई इनकम जनरेट कर रहा है तो उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन पे आना है और रिसिप्ट्स और डिडक्शंस के इस पे क्लिक करना है।
इसके बाद आपके सामने कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, जिनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेनली ये है कि आप क्या रेंट रिसीव करते हैं और क्या डिडक्शंस जो हैं वो आपकी आपके उस रेंट में से, आपकी उस इनकम में से जो है वो हो रही होती हैं। जो इम्पॉर्टेंट ओवरव्यू है उसमें ये है कि आपकी जो अभी आपने रेंट रिसीव किया एनुअली, उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल 1000 पर मंथ का रेंट था इसका, और 12,000 जो है वो एनुअली इसको यहाँ पे रिसीव हुआ। ये हमने एग्जांपल पर्पसेस के लिए लिया है। एक्चुअल में जो ये फिगर है ये कुछ भी हो सकती है, जो एक्चुअल आपकी फिगर है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है जो एरिया हाईलाइट हुआ हुआ है यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में, उसमें कोई डिडक्शंस या कोई कुछ ऑटोमेटिकली फिगर जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को कैलकुलेट करेगा। आपकी जो भी इनकम आपने जनरेट की है अपनी प्रॉपर्टी से, याद रहे कि ये प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन नहीं है, यानी कि प्रॉपर्टी को सेल परचेज करके आपने कोई गेन जनरेट नहीं किया। प्रॉपर्टी को रेंट पे नॉर्मली लगा के, या प्रॉपर्टी को किसी को हैंड ओवर करके और उसने उसको रेंट पे आपको दिया, और उस हवाले से आप इनकम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी की तरह कुछ और डिडक्शंस जो आपकी उस प्रॉपर्टी या उसके रेंट में से हुआ है उनको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और सिंपली आपने इसके बाद कैलकुलेट पे रिकॉर्ड करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप एक बिजनेस इंडिविजुअल हैं और आप अपने बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसको आप किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और बेसिकली आप अपनी फाइलिंग में उसे कहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे। सिंपली उसके लिए आपने यहाँ बिजनेस पे जाना है, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट हेड्स हैं, जिन हेड्स के अंदर आप अपने बिजनेस की इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हैं और डिफरेंट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज और इक्विटी की जो डिटेल्स जो हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। याद रहे, यहाँ पे आप अपने बिजनेस के जो एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटीज हैं वो रिकॉर्ड करने हैं। पर्सनल एसेट्स आपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करने, वो हम आगे चल के यहाँ वेल्थ स्टेटमेंट में देखेंगे। तो सिंपली सबसे पहले आप इस मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग आइटम्स पे क्लिक करें। ये पेज जो है बेसिकली आपके बिजनेस की जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करवाता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? आपकी सेल्स, जो कुछ भी आपने बेचा, जो कुछ भी आपने अर्निंग की, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि आपने इनकर किए या आपने खर्चा किया अपनी इस सेल्स के लिए। सेल्स के ऊपर डायरेक्टली कोई भी खर्चा होगा सेल जनरेट करने के लिए, उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट कहते हैं, उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपने अपने ग्रॉस रेवेन्यू, यानी जो कि भी आपने अपने पूरे साल में रेवेन्यू जनरेट किया, अलग से हम कहते हैं कि आपने यहाँ पे कुछ ये अमाउंट आपने यहाँ पे जो वो सेल्स की थी, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस जो थे वो आपके कुछ हम ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, डिफरेंट अमाउंट्स जो है हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा हो गए हैं, हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स हम इसे 10 लाख तक जो है वो लिमिट कर देते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक था साल के शुरू में, लास्ट ईयर के एंड पे अगर आपके पास आइटम्स थी, कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स थी, तो उनको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उनकी जो भी कुछ भी वैल्यू थी जो कि आपने लास्ट टाइम रिकॉर्ड की होगी। डायरेक्टली अगर आपने कोई सैलरीज या वेजेस पे की हैं तो आप उनको यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि हमने सिंपली जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके ऊपर पे किए वो इतने थे। नेट परचेजेस कुछ थी हमारी यहाँ पे जो हमने पूरे साल में परचेजेस की हैं, लेट्स से हम कहते हैं वो हमारे पास थी 20 लाख की तकरीबन। और इसी तरह कुछ और एक्सपेंसेस या लेट्स से क्लोजिंग स्टॉक भी जो है हमारे पास जो है वो इस साल हमारे पास है 50,000 का, ठीक है। ये तमाम तर फिगर्स रिकॉर्ड करने के बाद, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की फिगर्स को रिकॉर्ड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट पे क्लिक करना है। तो आपको ऑटोमेटिकली ये कुछ फिगर्स जो है, आपका ग्रॉस रेवेन्यू, आपकी रेवेन्यू कितना बना, प्लस माइनस करके आपको आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपका रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे दिखाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर्स को रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है अदर रेवेन्यूज का। लेट्स से आपने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज भी बेची हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आप एक सिक्योरिटी कंपनी है जो कि आप सीसीटीवी फॉर एग्जांपल सेल करते हैं, तो आपने पूरे साल में सीसीटीवीज, कैमरास, केबल्स सेल किए, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज भी सेल करते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हमारा एक बंदा जो है आपको आके कंसल्ट कर सकता है, आपको प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकता है। वहाँ पर आप यूनिट्स सेल नहीं कर रहे, तो अगर आप इस तरह की सर्विसेज भी आपने प्रोवाइड की हैं पूरे साल में, तो आप उनको यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 लाख की हमने कुछ जो है वो ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की थी, और इस तरह की और जो ऑप्शंस हैं उसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सिंपली हम जो है फाइनली यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं, जिनको आप डायरेक्टली अपने सेल के ऊपर एलोकेट नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके बिजनेस का पार्ट है। फॉर एग्जांपल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के तमाम तर खर्चे जो आपके बिजनेस के हैं उनको आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। पूरे साल में हम कहते हैं लेट्स से आपने कुछ अमाउंट आपने जो है वो रेंट के लिए पे की, और कुछ आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट थी, लेट्स से
कुछ ये अमाउंट थी हमारी। इसी तरीके से कुछ और एक्सपेंसेस जो भी हैं वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेने हैं। रिपेयर मेंटेनेंस कुछ लेट से हमारे पास, हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ये अमाउंट थी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेते हैं, लेट्स से 500,000 ही हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करवाते हैं। और तमाम तर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट एक्सपेंसेस थे उनको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और सिंपली उसके बाद आपने यहाँ से कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ एडमिसिबल या एडमिसिबल डिडक्शंस होती हैं जो कि आपने जब भी आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें से टैक्स अथॉरिटीज़ आपको कहती हैं कि जो नॉन कैश आइटम्स आपने उसमें एज एन एक्सपेंस चार्ज की हैं उनको आप यहाँ से निकाल दें। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये एक प्रोविजन होती है कि अगर मेरे रिसीवेबल्स जो हैं वो मुझे फ्यूचर में पैसा ना दे सकें तो मैं एक प्रोविज़न क्रिएट कर लेता हूँ, एक मैं एस्टिमेट क्रिएट कर लेता हूँ कि इतने % मुझे चांस है कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो एज एन एक्सपेंस आप उसे चार्ज कर देते हैं। तो टैक्स अथॉरिटीज़ आपको कहती हैं ये एक्सपेंस आपका कैश एक्सपेंस नहीं था, तो काइंडली आप इसको ऐड बैक कर लीजिए। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन भी होती है, जो कि डेप्रिसिएशन आपके एसेट्स की होती है। एसेट्स की जो वैल्यू डिक्रीज होती है या उनका वेयर एंड टेयर जो होता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, उनकी वैल्यू में जो आता है, तो उसको वो भी नॉन कैश होता है। तो टैक्स अथॉरिटीज़ कहती हैं आप इन तमाम तर चीज़ों को जो है वहाँ पे ऐड बैक कर लें। तो अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसे यहाँ पे ऐड बैक कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग या बुक कीपिंग और डीड डम स्टडी करें तो आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छा आइडिया ले सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पे ऐड बैक करनी है। इसके बाद है हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स बेसिकली आपको अलाउ करता है प्रीवियस ईयर्स की आपकी, अगर आपके पास कोई लॉसेस हैं आपके बिजनेस के तो आप फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट उनको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स में अगर आपके पास कोई लॉसेस हैं तो आप उन लॉसेस को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट चीज़ जो है वो है आपके बिजनेस के एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़। ये एक बैलेंस शीट की तरह की होती है जिसमें आपके एसेट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए आपकी टोटल इक्विटी या कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ की, यानी कि आपके तमाम तर एसेट्स उसका जो टोटल है आपके पास उसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जो भी चीज़ें हैं आप उनको रिकॉर्ड करें। इसके अलावा जो आपकी इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ यानी कि कैपिटल, बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट है, आज डेट तक बिजनेस के कैपिटल किस पोजीशन पे स्टैंड करता है, कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, कितना बिजनेस ने आज तक प्रॉफिट अर्न किया जो उसके पास पड़ा हुआ है वो, प्लस बिजनेस से अगर कोई लोन्स देने हैं, कोई पेबल्स हैं, उन तमाम दर को आप ऐड कर लें तो आपकी टोटल इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 28 लाख हैं और हमारे टोटल एसेट्स करंट एंड नॉन करंट जो कि हमारी लैंड, बिल्डिंग जो वो नॉर्मली नॉन करंट होते हैं, और हमारे कैश इक्विवेलेंट्स, स्टॉक्स, स्टोर्स, ये स्पेस जो है या एडवांस डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स जो हैं ये नॉन करंट होते हैं, और लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारे नॉन करंट होते हैं। तो इनको ऐड करके आपका टोटल एसेट्स आपके टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के इक्वल आना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जो आपके पास स्टॉक्स, स्पेयर्स या स्टोर्स का जो बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे जो आपका ट्रेडिंग का जो क्लोजिंग आपके पास स्टॉक होता है एट ईयर एंड, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं जो कि नेक्स्ट ईयर बेसिकली आपका ओपनिंग स्टॉक या कि ओपनिंग बैलेंस बनता है और कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर में। एक चीज़ और आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि किसी भी बिजनेस इंडिविजुअल के लिए ये बिजनेस के एसेट्स, इक्विटीज़, लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना लाजमी है। अगर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी, आपको एक एरर मिलेगा। तो ये एक किस्म की आपके बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें आपने अपनी इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, कोई अदर रेवेन्यूज आपने अर्न किए हैं वो, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और मेन चीज़ जो है वो आपकी बिजनेस की बेसिकली बैलेंस शीट जिसमें आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटीज जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने रिकॉर्ड कर लेनी है अपने बिजनेस के हवाले से, और आपके जो बिजनेस इंडिविजुअल्स जो हैं वो इस चीज़ को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने किसी सोर्स से अगर आपने इनकम जनरेट की है जो कि ना तो एम्प्लॉयमेंट थी यानी कि ना सैलरी थी, ना प्रॉपर्टी थी, ना बिजनेस था, तो अगर किसी और सोर्स से आपने इनकम जनरेट की है तो आप सिंपली अदर सोर्सेज में आ सकते हैं और यहाँ पे आपने रिसिप्ट्स और डिडक्शंस पे क्लिक करना है। तो अगर आपने किसी प्रॉफिट से अर्न की, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ इनकम जो है वो रिसीव हुई जिसको नॉर्मली हम प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं, तो अगर आपने वो रिसीव किया है तो आप उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन डेट और इसकी एक सर्टेन अमाउंट है कि अगर ये 5 मिलियन से ज़्यादा एक्सीड करता है तो आप इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से और इस किसी कैटेगरी में अगर आपने कोई इनकम जनरेट की है तो आप उसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट सोर्स ऑफ इनकम रह जाता है, वो है फॉरेन सोर्स यानी कि फॉरेन इनकम अगर आपकी है तो सिंपली आप फॉरेन सोर्स पे क्लिक करें और सबसे पहला जो है वो फॉरेन सोर्सेज हैं, जिसमें अगर आपने फॉरेन में किसी प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट की, किसी बिजनेस से इनकम जनरेट की,
किसी कैपिटल गेन से आपने कोई इनकम जनरेट की या किसी और सोर्स से, और अगर आपकी कोई सैलरी थी, यानी अगर आपको कोई सैलरी फिक्स जो है वो मिलती रही है किसी सोर्स से, तो उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते। लेट से मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ 500,000, 5 लाख, और सिंपली मैं इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसको इस अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स पे लिखने का मकसद ये है कि जब अगर आप कोई फॉरेन से कोई सैलरी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं तो नॉर्मली वो एट सोर्स जो है वो उसका टैक्स कट जाता है और आपको टैक्स कट के वो पाकिस्तान में मिलती है, तो ये जो है वो टैक्स से एग्जेंट होती है। तो आप मेक श्योर करेंगे आप जो उसको रेलिवेंट कॉलम में आपने उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तमाम तर सोर्सेज से इनकम को रिकॉर्ड करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर हमने पूरे साल में कोई पेमेंट्स करते हुए कोई टैक्स विदहोल्ड करवाया है, यानी कि अगर हमारी किसी पेमेंट से हमारा टैक्स एट सोर्स कटा है, तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, हम जाएंगे टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे, यहाँ से आपने जाना है एडजस्टेबल टैक्स में। अब आपके पास यहाँ पे वो तमाम तर ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस को बेसिकली है वो तमाम तर एक्सपेंसेस हैं जिन पे आपने पूरे साल में टैक्स पे किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे हमारे पास है कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, लेट्स से आपने पूरे साल में बैंक से कैश विड्रॉल किया, और बैंक से कैश विड्रॉल करते हुए सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो आपका कुछ टैक्स एट सोर्स जो है वो कटेगा। पूरे साल में जितना टैक्स आपने पे किया है आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, सिंपली आपने ये कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, इसके आगे आपने आना है, यहाँ पे अपने प्लस पे क्लिक करना है, आपने अपना लेट्स से बैंक HBL, ठीक है, अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी जो आप इसे रिकॉर्ड कर दें, करंट अकाउंट, ठीक है, HBL को भी डिटेल्स आप रिकॉर्ड कर लें। सिंपली आप ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप इसको यहाँ पे लिखेंगे आपके पास ये टैब्स जो हैं वो इनेबल हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे अगर आप टॉप पे जाएं तो आपके पास रिसिप्ट वैल्यू और टैक्स कलेक्टेड या डिडक्टेड कितना था। लेट्स से मैंने पूरे साल में 5 लाख जो है वो उस पर किया और मेरा जो है वो उस पर टैक्स कटा 6 into 5 3000 लेट्स से, ठीक है। ये करके आप सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर दें। तो पूरे साल में आपने जो कैश विड्रॉ किया इस बैंक से वो आपने इतना किया और आपके टैक्स जो है वो इतना कटा गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स को भी ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से मजीद आप यहाँ पे बैंक्स जो हैं उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने किसी मोटर व्हीकल को रजिस्टर करते हुए या कोई ट्रांसफ़र फ़ी मोटर व्हीकल की जो है वो आपने पे की है, आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो कि आपने घर के लिए पे किए हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर थे आप, तो आप सिंपली यहाँ पे इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डाल दें, इसको कुछ भी जो है वो आपका हो, यूटिलिटी टाइप लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी और एड्रेस जो भी है ABC कुछ आप डाल दें। तो आप सिंपली इसको जो है यहाँ पे ओके कर दें और पूरे साल में कितनी अमाउंट जो है वो आपने पे की और इसके अलावा कितना जो है वो आपने टैक्स इसके ऊपर विदहेल्ड करवाया। सिंपली आप टॉप पे जा सकते हैं, यहाँ से आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे और अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो अब ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल बिल्स हैं डोमेस्टिक या सेम कैटेगरी में तो आप सिंपली उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टाइप का टैक्स जो है जो कि हमारा एट सोर्स करता है वो है हमारा सैलरी का टैक्स। अगर आपको हमारे टैक्स पॉइंट्स वाली वीडियो याद हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की सैलरी 6 लाख से ऊपर है तो डिपेंडिंग ऑन द स्लैब उसके ऊपर रेट अप्लाई होता है उसकी टैक्स का। तो वो जो सैलरी का टैक्स है वो आपका एट सोर्स जो है वो कट जाता है, यानी कि आप पहले ही अपनी उस सैलरी में से टैक्स देके अपनी सैलरी रिसीव करते हैं। तो अगर आपकी सैलरी में से कोई भी टैक्स डिडक्ट हुआ है तो एज पर सेक्शन 149 आप उस डिडक्शन को जो डिडक्ट हुआ है आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पूरे साल में हम कहते हैं लेट्स से 1500 जो है वो डिडक्ट हुआ था। डिपेंडिंग ऑन आपकी सैलरी जो भी एक्चुअल अमाउंट है आप उसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और सिंपली उसके बाद आप जो है यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर सकते हैं। वंस आप सारी डिटेल्स यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करने के बाद आपने सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करना है तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने पूरे साल में कितना टैक्स जो है विदहेल्ड करवाया है, कितनी वैल्यू थी जो अमाउंट आपने किसी जगह पे पे की और उसमें से कितना टैक्स जो है वो आपने विदहेल्ड करवाया। इसके बाद सिंपली हमने जो एक चीज़ देखनी है वो है कंप्यूटेशंस। इस अगर कंप्यूटेशंस पे क्लिक करेंगे तो पूरे साल में हमारी इनकम डिफरेंट सोर्सेज से
खवा वो सैलरी थी, प्रॉपर्टी थी, बिजनेस था, फॉरेन इनकम थी, कुछ भी थी, वो कितनी थी, और हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो कितनी रही, और उसके ऊपर हमें टैक्स जो है वो कितना पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा हमारा कितना टैक्स जो है बेसिकली हमने ऑलरेडी विद होल्डिंग इनकम टैक्स, यानी कि हमने विद हेल्ड कितना टैक्स करवाया, कितना हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और नेट टैक्स जो है बेसिकली आपका ये वाला जो है एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो आपके सामने नजर आएगा। ये वो नेट टैक्स है पूरे साल का जो कि आपने बेसिकली पे करना है। इन तमाम तर चीज़ों को आप एक बार दोबारा रिव्यू कर सकते हैं कि डिफरेंट सोर्सेस इनकम क्या है, कितना मैंने विदहेल्ड करवा लिया, क्या कुछ सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट स्टेप रह जाता है, वो है वेल्थ स्टेटमेंट, कि वेल्थ स्टेटमेंट भी हमें सबमिट करनी पड़ेगी। कि वेल्थ स्टेटमेंट में क्या होता है वो भी हम भी देखते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में बात करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बेसिकली आपको तब आता है जब आपने किसी एसेट को अपने पास रखा और कुछ टाइम बाद आपने उसने सेल कर दिया, तो जो बेसिकली आपको प्रॉफिट होता है उसमें, उसको कैपिटल गेन कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको जो कैपिटल गेन आता है उस पे टैक्सेशन जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ ईयर्स पे, कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक आपने उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पास रखा और इसको सेल किया। इसको रिकॉर्ड करने के लिए सिंपली आपने टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स वाले सेक्शन में फिक्स्ड, फाइनल और मिनिमम वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगी कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और डिफरेंट होल्डिंग पीरियड्स के साथ मिलेगी। तो जो भी आपकी रिलेवेंट ऑप्शन है, यानी कि अगर आपने लेट्स से 1 साल से ज़्यादा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पास रखा लेकिन 2 साल से कम अरसे में आपने से बेच दिया और आपको जो है वो एक गेन आया 3 लाख का फॉर एग्जांपल, तो सिंपली आप इस रेलिवेंट सेक्शन में रिकॉर्ड करके कैलकुलेट पे आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कि आपका उसके ऊपर टैक्स जो है वो कितना अप्लाई होता है। इसी तरीके से आपने जिस किसी पीरियड में या जितने पीरियड तक आपने अपने पास उसको रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और उस गेन को आप रिकॉर्ड करें उस सेक्शन में, ऑटोमेटिकली जो है आपको टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा, और यही टैक्स जो है आपके लिए आपको टैक्स पेबल में आपकी कंप्यूटेशंस वाली टैब में आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से। वेल्थ स्टेटमेंट जो बेसिकली है वो फॉर्म 116 कहलाती है। फॉर्म 116 जो है वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का पार्ट है। पहले इसको सेपरेटली सबमिट किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इसको टैक्स अथॉरिटीज़ ने इनकम टैक्स रिटर्न का उसका पार्ट बना दिया है। इसमें बेसिकली जिस किसी इंडिविजुअल की हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके तमाम तर पर्सनल एक्सपेंसेस पूरे साल में क्या रहे और उसके पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या रही। याद रहे यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल एसेट्स की बात हो रही है, बिजनेस एक्सपेंसेस और बिजनेस एसेट्स की बात नहीं हो रही। बिजनेस एसेट्स और बिजनेस एक्सपेंसेस हमने इस सेक्शन में यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए हुए थे। तो उस शख्स के अपने नाम पर क्या एसेट्स हैं जो वो होल्ड करता है और उसके अपने एक्सपेंसेस पूरे साल में क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो कि आपने पूरे साल में रिकॉर्ड किए हैं। एक चीज़ यहाँ पे गौरतलब ये है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं आपके घर के तमाम तर एक्सपेंसेस जो हैं, खवा वो आपने पे किए या नहीं पे किए, उनको आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और लेटर ऑन नीचे इस सेक्शन में जो है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स में आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे कि कितने ऐसे खर्चे थे जो कि आपने नहीं लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स ने जो उसमें पे किया। फॉर एग्जांपल एक घर में 2 भाई रहते हैं और उस घर के जितने बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, दोनों भाई अपनी रिटर्न रिकॉर्ड करते हुए उनको रिकॉर्ड करेंगे और एंड पे ये मेंशन कर देंगे उन खर्चों में दूसरे फैमिली मेंबर्स ने कितना हिस्सा दिया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पे पूरे साल में रेंट जो है इन्होंने 25,000 का पे किया, ट्रैवलिंग जो है इनकी लेट्स से उस पर उन्होंने 12,000 जो है पे किया, इलेक्ट्रिसिटी जो है उन्होंने यहाँ पे 25,000 पूरे साल में पे की। जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पसेस जो हैं टेलीफोन, इंटरनेट, इसकी पेमेंट्स जो हैं इन्होंने 36,000 की पूरे साल में। एनी अदर एक्सपेंसेस जो हैं हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेट्स से अदर हाउस होल्ड पर्सनल एक्सपेंसेस, लेट्स से हम कहते हैं कि 100,000 जो है हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की। अच्छा, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास जो टोटल जो है वो 198,000 जो है वो यहाँ पे बनते हैं। अब लेट्स से इन एक्सपेंसेस में आपने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो 98,000 पे किया, 1 लाख इन एक्सपेंसेस में आपके घर के दूसरे मेंबर्स ने हेल्प आउट किया, तो आप सिंपली यहाँ पे जो है इसको 100,000 या लेट्स से हम इसको एग्जांपल के लिए 50,000 करते हैं। 50,000 जो है वो आपने पे नहीं किया था। तो अब अगर आप ऑटोमेटिकली देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे
वो 148,000 आ जाएगा। अगर आप इन सबका टोटल करेंगे तो वो 198 आएगा, लेकिन इस 198 में से जो एक इस शख्स ने खुद खर्च किए वो पर्सनल एक्सपेंसेस 148,000 थे। अब चलते हैं इसके बाद पर्सनल एसेट्स की तरफ। यहाँ पे अगेन याद रहे आपने पर्सनल एसेट्स जो है वो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे पर्सनल एसेट्स से मुराद घर, गाड़ी, एनी अदर एसेट जो है जो आपके नाम पे आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है उसको आप ऐड कर सकते हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई इक्विपमेंट है जो कि नॉन बिजनेस है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मोटर व्हीकल जो है वो नॉन बिजनेस है, यानी कि पर्सनल है, उसको आपने ऐड करना है। तो आप यहाँ से लेट्स से हम कहते हैं ABC 1 2 3 ये रजिस्ट्रेशन नंबर, हम इसको कहते हैं टोयोटा करोला GLI, एनीथिंग एल्स जो आप रिकॉर्ड करना चाहें आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे इसे रिकॉर्ड करने का। लेट्स से हम कहते हैं ये जो हमारे पास 1800,000 की जो है वो 18 लाख की हमारे पास जो है ये गाड़ी जो है वो इस बंदे के अपने नेम पे। इसी तरीके से आप और एसेट्स रिकॉर्ड करना चाहें आप उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास ईयर एंड पे कुछ कैश था उसे आप रिकॉर्ड कर लें। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास 2 लाख जो है वो कैश था। और इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट्स हैं, अकाउंट, अच्छा यहाँ पे अगर बैंक अकाउंट में अगर हमारे पास कुछ है तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम इसे ऐड करते हैं। लेट्स से अकाउंट 1 2 3 4 5 6, अब अकाउंट नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, करंट अकाउंट, HPL, एनीथिंग आप यहाँ पे रिकॉर्ड करें जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और सिंपली अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि आप यहाँ पे इसके अंदर जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसे रिकॉर्ड करें। इस तरीके से आप चाहें तो अपने डिफरेंट जो एसेट्स हैं सेम टाइप के अंदर जो है उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई ऐसा एसेट जो अगर आपको यहाँ पे नज़र ना आ रहा हो तो आप उसको एनी अदर एसेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड है या कोई ऐसी चीज़ है, लेट्स से हम कहते हैं गोल्ड, ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू थी आपके पास, लेट्स से वो हमारे पास थी 500,000। तो इस तरह का कोई एसेट अगर आपको इस लिस्ट में नज़र ना आ रहा हो तो आप उसे सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब आपने सिंपली से कैलकुलेट कर लिया तो आपको वो टोटल एसेट्स जो है वो आपके दिखा रहा है इस बंदे के यहाँ पे 26 लाख के हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन, कोई पेबल पर्सनल लिया हुआ है तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपकी टोटल जो लाइबिलिटी है, टोटल लोन जो है उसे नेट ऑफ करके आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो एसेट्स हमारे पास जो है वो 26 लाख के हैं, एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड कर लिए। एक और चीज़ जो आपने अपने एसेट स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करनी है वो है आपके बिजनेस का कैपिटल। बिजनेस कैपिटल ऐड करने के लिए सिंपली आपने यहाँ से प्लस के निशान पे क्लिक करना है और अपने बिजनेस का नेम डालना है। हम कहते हैं हमारा बिजनेस है ABC बिजनेस, और अब ये आपको अलाउ कर देगा कि आप यहाँ पे फिगर्स को रिकॉर्ड कर सकें। याद रहे आपने बिजनेस कैपिटल में फिगर वो लिखनी है जो कि आपके बिजनेस में, अपने बिजनेस एसेट्स में, अपने कैपिटल में रिकॉर्ड की थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है वो 25 लाख है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे एसेट्स के अंदर। और सिंपली इसके बाद आपने यहाँ से कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो आप यहाँ पे अपने मल्टीपल बिजनेसेस को ऐड कर सकते हैं और उनकी जो भी सिचुएशन है कैपिटल की आप उसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज़ है इस फॉर्म 116 को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि वेल्थ स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, वो है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। इस पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको ये दिखाएगा कि आपके इस साल में टोटल एसेट्स कितने थे, यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स या नेट एसेट्स कितने थे, लास्ट ईयर आपके पास एसेट्स कितने थे, इस साल आपने क्या इनकम जनरेट की डिफरेंट एस्पेक्ट से, वो एम्प्लॉयमेंट थी, कैपिटल गेन था या कुछ भी था, आपके खर्चे कितने हुए, तो नेट आपके पास जो है वो क्या डिफरेंस आया। और बेसिकली एट द एंड आपने इसको एक बैलेंस करना होता है, एक बैलेंस आपने क्रिएट करना होता है, तभी आप इसको जो है वो सब रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये फॉर्म 116 है, बेसिकली ये हमारे इनकम टैक्स रिटर्न का पार्ट है, लेकिन ये सेपरेटली पहले सबमिट किया जाता था तो इसका फॉर्मेट सेम है। तो इसी हवाले से हमारी इनफ्लोज जो है वो हमसे एक बार दोबारा पूछ रहा है कि आपकी इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, आपकी टोटल इनकम पूरे साल में कितनी थी। तो वो अगर हमने देखनी हो तो सिंपली हम यहाँ पे अपनी कंप्यूटेशंस में चले जाते हैं। कंप्यूटेशंस पे आने के बाद आपको आपकी तमाम इनकम डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही होगी।
आपने सिर्फ यहाँ पे ये करना है कि जो रेलिवेंट इनकम है उसको रेलिवेंट हेड में आपने रिकॉर्ड करना है अपनी रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में। वो क्या है, वो ये है कि आपकी जो इनकम सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स थी उसको आप उस हिस्से में रिकॉर्ड करेंगे, और जो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट थी, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास फॉरेन इनकम थी जो कि एग्जेम्प्ट थी क्योंकि इस पे एट सोर्स टैक्स कट चुका हुआ था और किसी भी वजह से हमें ये एग्जेम्प्ट थी, इसको हम उस रेलिवेंट सेक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यहाँ पे आ रही है हमारी टैक्सेबल इनकम 6734600, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स 6734600। और इसके अलावा हमारे पास जो 5 लाख थी वो इनकम हमारी एग्जेम्प्ट थी, तो उसको हम एग्जेम्प्ट सेक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। एक चीज़ और का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई गेन आया था किसी एसेट्स पे, आपने सेल करके कोई गेन जनरेट किया था, उसको भी आप सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे इस इनकम में 3 लाख का जो वो गेन था, तो इस 3 लाख के गेन को जो है हम अपनी इस टोटल इनकम में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, जबकि इसको हम जो है सिंपली यहाँ पे सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ से हम जो है वो 3 लाख को माइनस कर देते हैं, हम अल्टीमेटली इसको जो है वो आप कैलकुलेशन करके अपनी फिगर्स जो है उनको सही से रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो है अपनी कैलकुलेशंस को इसी तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 3 लाख की जो हमारे पास इनकम थी, गेन आया था बेसिकली, अगर वो अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इसको मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस जो कि अभी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किए थे इस पर्सनल एक्सपेंसेस की फाइल में, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 148। टोटल आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो 133,700 है। बेसिकली इसको यहाँ पे जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों होना चाहिए? बेसिकली कि आपके पास जितने एसेट्स थे, आपके पास जितनी इनफ्लो आई, माइनस आपके पास जितनी आपकी जो भी अपने एक्सपेंसेस थे वो आए, वो एक जो बैलेंस की सूरत में होना चाहिए। तो ये बैलेंस नहीं है। तो नॉर्मली फर्स्ट ईयर में अक्सर लोग इस रिटर्न को फाइल करते हुए क्या करते हैं, 133,1700 का डिफरेंस है, तो इसको जो है वो आपके ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे डाल दिया जाता है। अब जब आप इसको ओपनिंग बैलेंस में डालेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी अमाउंट जो है वो अनरिकनसाइल्ड हो जाएगी। लेकिन जब कभी भी आप नेक्स्ट ईयर की रिटर्न फाइल करेंगे, तो इस ईयर की जो कोई भी आपकी क्लोजिंग बैलेंस है, लेट्स से 26 लाख के आपके करंट ईयर के जो है वो बैलेंसेस हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो आपका बैलेंस फॉर प्रीवियस ईयर होगा वो यहाँ पे 26 लाख होगा। आप इस बैलेंस को सिंपली यहाँ पे ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आपके पास जो भी पिछले साल का नेट एसेट्स का बैलेंस है आप उसे रिकॉर्ड करें, अपनी इनकम इनफ्लो को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करें, आपके एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करें। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं, लेट्स से आपको इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में कुछ मिला, कुछ गिफ्ट में मिला, कोई फॉरेन से आपको कुछ पैसे किसी ने भेजे हैं, तो आप उनको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं एज एन इनकम। इसके अलावा अगर आपने एक्सपेंसेस हैं आपके सारे वो यहाँ पे आ जाएंगे, कोई लॉस ऑन डिस्पोजल ऑन एसेट्स है वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो नेट बैलेंस जो है वो आपका बेसिकली यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में जो है वो जीरो होना चाहिए। वंस ये जीरो होगा तो आपकी ये रिटर्न जो है वो फाइल हो सकती है। अब बेसिकली इस पूरे रिटर्न में हमने अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, एनी अदर सोर्स, फॉरेन सोर्स से रिकॉर्ड की, जो कोई हम अपने टैक्स के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स हमने और जो है वो पे किया, उसे हमने यहाँ पे ऐड किया। इसके बाद हमने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल एसेट्स जो है हमने रिकॉर्ड किए, और एक रिकन्सिलिएशन यानी कि एक बैलेंस जो है हमने अपने एसेट्स का यहाँ पर रिकॉर्ड किया। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है हमारी जीरो थी। अब हमारी ये रिटर्न जो है वो तैयार है सबमिट करने के लिए। तो सिंपली आपने जो है इसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन पे जाना है, और यहाँ पे आपने वो वेरीफाई जो पिन जो आपको 4 डिजिट पिन एट स्टार्ट आपको जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी वो आपको मिली थी, उसे आपने एंटर करना है और पिन को वेरीफाई करना है। वंस वेरीफाइड, इसके बाद आप अपनी इस रिटर्न को आप सबमिट करा सकते हैं। और सबमिट कराने के बाद ये आपसे ये पूछेगा कि वेरिफिकेशन मांगेगा कि क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। इफ़ येस, ये दोबारा चेंज नहीं हो सकेगी, तो आप येस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी, और सबमिट होने के बाद कुछ देर तक वो आपको इस आउटबॉक्स में नजर आएगी। वंस कंप्लीटेड, तो उसके बाद आपको ये इस कंप्लीटेड टास्क में यहाँ पे डिक्लेरेशन में जो है वो आपको नजर आएगी। अभी तक हमने जो बात की उसमें हमने ये देखा कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, बिजनेस इंडिविजुअल हैं, अगर आप प्रॉपर्टी से कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं, अगर आप कैपिटल गेन से कोई आपने इनकम जो है वो कमाई है, या अगर आपकी कोई फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, आप फ्रीलांसर हैं, या इस तरह आप कोई काम करते हैं, या इवन अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इंडिविजुअल हैं बट यू हैव अ पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम, तो आप ये नॉर्मल रिटर्न जो है वो सबमिट करेंगे। अब क्विकली हम देखते हैं कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं बट यू हैव नो पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम, इसका मतलब है कि आप विदाउट एनी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम के लिए हैं बट यू आर अ नॉन रेजिडेंट, तो आप क्या सबमिट करेंगे? तो आप ये नॉर्मल रिटर्न नहीं सबमिट करेंगे। उसके लिए आप सिंपली डिक्लेरेशन पे जाएंगे,
और यहाँ पे सेकंड कॉलम में आपके पास नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन हैविंग नो पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम, इसको आप क्लिक करेंगे और सबसे पहली चीज़ जो है वो आपसे यहाँ पे पीरियड पूछेगा, आप यहाँ पे पीरियड टाइप इन कर दें और इसको आप सर्च करें और इसको आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको कुछ सेम ही चीज़ें मिलेंगी लेकिन इस फॉर्म में कुछ चीज़ें कम है। ऑब्वियसली आपने जब मेंशन किया गया नो पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम, तो आपकी यहाँ पे इनकम वाली ऑप्शंस मौजूद नहीं है। सिंपली आपके पास यहाँ पे ये एडजस्टेबल टैक्स जो कि आपने अगर यहाँ पे अपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, कमर्शियली वगैरह आपने पे किए हैं, आपने उन पर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कटवाया है, तो आप उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने का तरीका यही है कि किसी भी कैटेगरी में अगर आपने कुछ भी ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ से जाके ऐड करके उसकी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं और आपके पास एक बॉक्स इनेबल हो जाएगा। उस बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपने कितना जो है वो टैक्स वहाँ पे किया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मोटरसाइकिल व्हीकल जो है मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे थी, तो हमने इसमें पे किया ABC 123, कोई भी कार थी ये हमारे पास XYZ, आप एक्चुअल में जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे लिखें। अब आपके पास ये इनेबल हो गया। अब ये एक मोटर व्हीकल बाय करते हो हमने इस पे लेट्स से 10,000 जो है हमने यहाँ पे इस पे कोई हमने टैक्स जो है वो पे किया था, तो ये जो अब आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेट जो विदहोल्डिंग इनकम टैक्स है, रिफंडेबल टैक्स है बेसिकली, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एक वेल्थ स्टेटमेंट का ऑप्शन भी है जिसमें आपके पर्सनल एक्सपेंसेस जो कि अभी हमने पहले डिस्कस किया उसमें क्या क्या ऑप्शंस आती हैं और पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेने हैं और एंड पे आपने एक रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट जो है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करना है आपका। ऑब्वियसली इसमें आपकी इनकम यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन अगर आपके कोई नेट एसेट्स हैं लास्ट ईयर और करंट ईयर, अगर आपके नेट एसेट्स में कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस किस वजह से आया, आप उस डिफरेंस को यहाँ पे मेंशन करें। कोई इनफ्लो आया, कोई गिफ्ट मिला आपको, कोई इनहेरिटेंस मिली या क्या चीज़ की वजह से आपको ये डिफरेंस इंक्रीज अगर आया तो वो क्यों आया, आप उसको यहाँ मेंशन करें। आपका ये रिकनसाइल्ड बैलेंस जो है यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ वेरिफिकेशन पे जाना है, अपना पिन वेरीफाई करना है और सिंपली इसके बाद आपने यहाँ सबमिट पे क्लिक करके अपनी इस रिटर्न को सबमिट कर देना है। और सिंपली जैसे हमने पहले कहा था उसी तरीके से ये थोड़ी देर तक आपके आउटबॉक्स में रहेगी और आउटबॉक्स से होने के बाद ये आपके कंप्लीटेड टास्क में डिक्लेरेशन में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।